हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके इंडियन एविडेंस एक्ट का इम्पॉर्टेंट जजमेंट। एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किसने वो जजमेंट दिया था, क्या उसमें लॉ पॉइंट था, क्या उसके फैक्ट्स थे, क्या कंटेंशंस थी और कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, फाइनली कैसे इशू को सॉल्व किया कोर्ट ने। अब यहाँ पे क्या पर्पस है इस सेशन का, डिस्कस करना एक केस लॉ पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का। ये पर्पस है कि आप जो है इसको यूज कर सकते हो अपने जजमेंट राइटिंग सीखने में भी। कैसे? जब आप जजमेंट राइटिंग करते हो और आप इशू फ्रेम करते हो उस टाइम पे भी यू नीड टू डिस्कस द इशू इन डिटेल, राइट? तो वहां पे भी इसको जैसे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इस केस लॉ को आज के सेशन में, वो आपको हेल्प करेगा वहां पे भी देखने के लिए कि कैसे आप जो है एक पर्टिकुलर इशू को डिस्कस करते हो जब आप जजमेंट राइटिंग करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, स्टडी आईक्यू देता है स्टडी आईक्यू जुडिशरी कोर्स। इस कोर्स में हम कवर अप करते हैं आपके मेजर लॉज, माइनर लॉज, जजमेंट राइटिंग की क्लास, एसे राइटिंग की क्लास, करंट अफेयर्स और वो बाकी सारी चीजें जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। और अगर आपको हमारे इस पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं इनमें से किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से। सो आज के सेशन में हम डिस्कस kरेंगे आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का एक इंपॉर्टेंट केस लॉ जो है सवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राइट? 1974 सुप्रीम कोर्ट इस केस को जो है आपके दो जजेस ने सुना और वो जो बेंच थी, जो कोरम था आपका, वो था ऑनरेबल जस्टिस एम.एच. बेग एंड ऑनरेबल जस्टिस पी.एन. भगवती। और ये जजमेंट जो है आपका डिलीवर हुआ ऑनरेबल जस्टिस एम.एच. बेग द्वारा। और आज के सेशन में जब हम इस केस को डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे ये फॉलोइंग चीजें, क्या लॉ पॉइंट इन्वॉल्व था इस केस में, क्या फैक्ट्स हैं और क्या इशू इन्वॉल्व था और कैसे आपके कोर्ट ने इस इशू को रिजॉल्व किया। सो लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसका लॉ पॉइंट था, क्या लॉ पॉइंट आया था कोर्ट के सामने। तो इसमें 3 एक्यूज में से 2 को जो है चार्ज किया गया था आपका। The 2 out of 3 accused each having been charged with under section 302 read with section 34। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, 302 क्या है आपका पनिशमेंट फॉर मर्डर, राइट? और 34 क्या है आपका कॉमन इंटेंशन। तो इन दोनों सेक्शन में आपका जो है चार्ज किया गया था एक्यूज को, राइट? नाउ इन वेयर दे वर हेल्ड एक्विटेड, उनको जो है छोड़ दिया गया था, चार्ज लगाया गया था उनको 302 का और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया था। इट मस्ट बी अज्यूम दैट the 2 acquitted person did not participated in the commission of crime at all, कमीशन ऑफ ऑफेंस एट ऑल। मतलब इन दोनों लोगों को जिनको छोड़ दिया गया तो ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इन्होंने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था ऑफेंस में बिल्कुल भी, राइट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज सेक्शन 6। अब ये जो केस लॉ है ये आपका प्राइमरीली डील करता है सेक्शन 6 से इंडियन एविडेंस एक्ट के, जो बात करता है आपके रेजिस्टे के डॉक्ट्रिन की बात करता है सेक्शन 6। और जब भी आपसे प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो केस है वो किससे रिलेटेड है, वो आपका रिलेटेड है सेक्शन 6 से इंडियन एविडेंस एक्ट के। और ऑलरेडी सेक्शन 6 पे मैंने एक सेशन लिया है, आप एविडेंस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सेक्शन 6 पे एक सेशन हुआ है, वहां पे हमने डिस्कस किया है कि सेक्शन 6 क्या होता है और उसके सारे एक्सपेक्ट्स। नाउ यहाँ पे जो केस लॉ है ये रिलेटेड है आपका सेक्शन 6 से। तो दूसरा क्या लॉ पॉइंट रेज हुआ इस केस में, दैट वाज सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट is based on the English doctrine of resiste. In English it means things said or done in the course of same transaction, right? हमें पता है सेक्शन 6 जो है क्या बात करता है कि कोई चीज जो है अगर हुई है, even though they are not connected with each other but they are so connected to each other कि वो फॉर्म कर रहे हैं पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, तो वो क्या है आपका रेजिस्टे है, राइट? In India, this doctrine is embodied in section 6 of the Indian Evidence Act and is an exception to the rule against hearsay। और ये आपका hearsay के रूल का एक एक्सेप्शन है। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट आपके रेज हुए बिफोर दी कोर्ट ऑफ लॉ। नाउ देखते हैं कि क्या फैक्ट है। फैक्ट इस केस का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस केस के जो फैक्ट्स है बहुत इंटरेस्टिंग है। इस केस में क्या हुआ, एपिलेंट है आपका, राइट? उसके फादर और उसकी मदर, ठीक है? उसकी जो है मदर जो है आपकी स्टेप मदर है, राइट? डिजीज जो है वो एपिलेंट की वाइफ है,
क्लियर। डिजीज जो है वो एपेलेंट की वाइफ है और डिजीज और ये एपेलेंट जो है उसके बच्चे भी हैं। क्लियर, ये सिचुएशन है फैमिली की। अब यहाँ पे जो डिजीज है उसकी मदर इन लॉ से, सास से उसकी जो है पटती नहीं थी। वो जो है आपस में खिटपिट एवरी डे दे यूज्ड टू फाइट। क्लियर। तो यहाँ पे डिजीज की जो स्टेप मदर है, जो मदर इन लॉ है, और एपेलेंट की स्टेप मदर और फादर, ये तीनों मिले हुए थे। डिजीज और उसका फादर जो है वो उसकी स्टेप मदर को फेवर करता था। उनसे जो आपस में जो है इनकी लड़ाई होती थी। मतलब अगर सिंपल टर्म में समझो तो जो घर की बहू है उससे उसकी सास की लड़ाई होती थी। तो एक दिन क्या हुआ, सम क्वारल हैपन इन दी फैमिली, कोई बात हो रही थी, लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। तो फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, उसको ड्रैग किया। किसने? आपके एपेलेंट ने, फादर ने, और उसकी जो मदर थी, मदर इन लॉ थी, उसने जो है क्या किया, ड्रैग किया, अपनी बहू को जो है कमरे में बंद कर दिया। क्लियर। जो डिजीज थी उसको जो है कमरे में बंद कर दिया। अब कमरे में बंद कर दिया, उसके बाद वो चिल्ला रही थी हेल्प के लिए कि बचाओ बचाओ। शी वॉज शाउटिंग ऑल्सो। क्लियर। एपेलेंट और उसके फादर जो है आए, उसने क्या किया, उसको कमरे में बंद कर दिया। एक कमरे में जैसे उसको कमरे में बंद किया, वहां पे आग वाग लगाई, धुआं निकला, एंड ऑल दिस थिंग हैपेंड। क्लियर। उसको जो है केरोसिन डाल के उसको आग वाग लगाई, धुआं निकला, और जो है वो चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, और बच्चे जो है वरांडा में खेल रहे थे और वो देख रहा था। उन्होंने सारे सिचुएशन देखा, उन्होंने पूरा सीन देखा। क्लियर। नाउ इमीडिएटली अब देखो, जैसे ही उसको ले जाके बंद किया कमरे में, तो शी वाज शाउटिंग फॉर हेल्प। अब ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। क्यों? क्योंकि हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं, हमें अपने बैकड्रॉप में सेक्शन 6 को रखना है कि हमें देखना है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, उस पूरे ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो आपको क्या चीज नोट करनी है फैक्ट्स में से, कि शी वाज शाउटिंग फॉर हेल्प, उसके बच्चे भी रो रहे थे, एंड बच्चों ने भी देखा कि उसके जो है मदर को ले जाके बंद करा जा रहा है एक कमरे में। क्लियर। नाउ उसको जाके बंद किया, उसके बाद जब ये सब हो गया, उसको जला वला दिया, तो फिर एक गनी बैग लाए। क्लियर। ड्राइवर की हेल्प से उसको उसमें बंद, उस बैग में भरा और ले जाकर उसको बाहर कहीं भी डिस्पोज ऑफ कर दिया। उसका प्रॉपर फ्यूनरल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उठा के जाके उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे एपेलेंट ने क्या किया, एपेलेंट ने आपका जाके उसके बाद एक एफआईआर दर्ज कराई। सेम डे जाके पुलिस में जाके एपेलेंट ने एक एफआईआर दर्ज कराई कि भाई मेरी वाइफ की जो है डेथ हो गई, ऐसी बर्न इंजरी से, केरोसिन रखा था स्टोर रूम में, उससे वो जलवल गई, और ये उसने कहानी बता दी जाके पुलिस ऑफिसर को ऑन दी वेरी सेम डे। क्लियर। अब उसने पूरे दिन पूरी कहानी बना दी ऐसे कि भाई मेरी वाइफ जो है वो केरोसिन से खुद से जल गई, और ये जो है अपने आप ही ऐसा इंसिडेंट हो गया। क्लियर। यहाँ पे उसने ये सब कुछ नहीं बताया, उसने अपनी स्टोरी कुक करी और जाके पुलिस ऑफिसर के सामने बता दी कि एक्सीडेंटली जो है फायर लग गई वो केरोसिन स्टोव से, और वो उसकी डेथ हो गई। नाउ व्हाट हैपेंड, दिस वर द फैक्ट्स ऑफ द केस कि भाई बहू जो है, अपना जो घर की बहू थी, जो डिजीज थी हमारे यहाँ पे, उसको उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और उसके हस्बैंड ने ले जाके एक कमरे में बंद किया, आग लगा दी, वहां पे मार के उसको एक गनी बैग में बंद किया और उसको बाहर डिस्पोज ऑफ कर दिया। उसको कोई फ्यूनरल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये सारे फैक्ट्स थे केस के। अब देखो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, ट्रायल कोर्ट फ्रेम द चार्जेस अगेंस्ट द एपेलेंट जे एंड के अंडर सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34 ऑफ एंड सेक्शन 201 ऑफ आईपीसी। 201 क्या बात करता है आपके आईपीसी की? बेसिकली जहां पे आप एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देते हो या डिसअपेयर कर देते हो, इस रिस्पेक्ट में ब्रॉडली, राइट। ऑल वर कन्विक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट। यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने सबको कन्विक्ट कर दिया। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे पहले बताया फैक्ट में एपेलेंट आई एम ऑलवेज सेइंग हस्बैंड एज एन एपेलेंट, इसका मतलब हम अपील में है राइट नाउ, राइट। तो ट्रायल कोर्ट ने सबको कन्विक्ट कर दिया। एग्रीव बाय द ऑर्डर, इस ऑर्डर से, ट्रायल कोर्ट के जो ऑर्डर आया उससे एग्रीव्ड होके आपका एक्यूज पर्सन फाइल्ड एन अपील इन दी हाई कोर्ट। फिर वो हाई कोर्ट में गया, जहां पे कोर्ट ने क्या किया, एक्विट किया के को और जे को और आर को। ये आर वो पर्सन है जो ड्राइवर था, और ये जो है फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हैं। क्लियर। के और जे। एंड ओनली कन्विक्टेड द एपेलेंट अंडर सेक्शन 302। और एपेलेंट को ही सिर्फ कन्विक्ट किया, मतलब दी हस्बैंड, उसको ही सिर्फ जो है कन्विक्ट किया, बाकी इन दोनों को एक्विट कर दिया, के जे और आर को, ड्राइवर को, मदर को, फादर को, उसके हस्बैंड के, उनको एक्विट कर दिया, और सिर्फ हस्बैंड को, यहाँ पे एपेलेंट को 302 में उसने सजा सुना दी। क्लियर। आई होप इट इज क्लियर। अब क्या हुआ, अब ये मैटर गया आपका सुप्रीम कोर्ट में।
अब ये मैटर गया आपका सुप्रीम कोर्ट में एज एन SLP। और स्पेशल लीव पिटिशन आपकी कहाँ जाती है, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट इज आर्टिकल 136 में SLP लेके पहुंचे आपके एपिलेंट। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट ने एपिलेंट के खिलाफ सजा सुनाई थी 302 के अंदर। नाउ व्हाट हैपेंड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्या हुआ, अब क्या इशू रेज था, अब जो इशू रेज था वो ये था, वेयर द टेस्टिमनी ऑफ द मेड एंड द चिल्ड्रन इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब देखो वहां पे जैसे मैंने बताया फैक्ट्स में आपके कि बच्चा और मेड वो घर में ही प्रेजेंट थे, उन्होंने देखा कि उसको ड्रैग करके एक कमरे में बंद कर रहे हैं, जलाया, धुआं आया, द डिजीज वो शाउटिंग बचाओ बचाओ, ये सारी चीजें हुई, और उसके बाद आपका जो है ये बात, इनकी जो टेस्टिमनी थी वो नहीं ली गई कोर्ट द्वारा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि क्या जो टेस्टिमनी है आपके मेड की, जो वर्कर थी घर में, जो प्रेजेंट थी उस टाइम पे, और जो बच्चे थे, वो एडमिसिबल होगा आपका सेक्शन 6 में या नहीं इंडियन एविडेंस एक्ट के। दिस वाज द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, प्रूफ करने के लिए गिल्ट उस पर्टिकुलर एपेलेंट की, क्या इनकी टेस्टिमनी को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। क्लियर। नाउ इशू इन दिस इंस्टेंस, in this instant case what happened, children and maid were present in the house at the time of incident। ये लोग वहां पे मौजूद थे, जब वो इंसिडेंट हुआ तो ये लोग वहां मौजूद थे। children were also heard crying and uttering words from inside the room। भाई उस जो बच्चे बाहर वरांडा में खेल रहे थे, उन्होंने सुना, अपनी मम्मी की आवाज सुनी कि उनकी मदर जो है वो चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, was indicating that their mother was either being killed or has been killed। in the trial neither the children नॉर दी मेड वर एग्जामिन। ट्रायल कोर्ट ने ना तो बच्चे को एग्जामिन किया और ना ही मेड की टेस्टिमनी को रिकॉर्ड किया। क्लियर। अब ये एक बात हो गई यहाँ पे कि बच्चों ने सुनी, उनकी आवाज चिल्लाते हुए, अपनी मदर की आवाज चिल्लाते हुए सुनी, हेल्प के लिए सुनी, कि भाई ऐसी आवाज सुनी जैसे कि उसको मारा जा रहा है या मार दिया गया है। क्लियर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मटीरियल विटनेस की बात करें फॉर द केस द मेड एंड चिल्ड्रन वर द मटीरियल विटनेस, क्या आप उनको मटीरियल विटनेस नहीं कहोगे, क्योंकि वही आई विटनेस है, उन्होंने ही देखा है उस इंसिडेंट को होते हुए। तो हम ये जरूर कहेंगे कि आपका जो ये चिल्ड्रन है और ये जो मेड है, ये आपकी मटीरियल विटनेस है केस की। whose statement are admissible under section 6। अब जिसका एडमिसिबल करवा रहे हैं हम स्टेटमेंट सेक्शन 6 में, द रीजन बीइंग कि सब कुछ सेम ट्रांजैक्शन में हो रहा है। सेम ट्रांजैक्शन में कैसे हो रहा है, क्योंकि उन्होंने वो इंसिडेंट देखा और उसके बाद ही वो बता रहे हैं। क्लियर। ये सारी चीजें जो भी चीजें बताई उन्होंने सेम ट्रांजैक्शन की बताई, इसलिए जो है आपका उनके स्टेटमेंट, क्योंकि वो मटेरियल विटनेस हैं और उनका स्टेटमेंट आपका रेलेवेंट होगा सेक्शन 6 में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल। The principle of law embodied in section 6 of Indian Evidence Act is usually known as the doctrine of res gestae. Facts which may be proved as part of res gestae must be the facts other than those in issue but must be connected with it. Facts which may not be in issue but they are so connected with fact in issue that they are forming the part of same transaction is what? Is res gestae. क्लियर। सेम ट्रांजैक्शन में बेशक वो फैक्ट इन इशू नहीं है वो चीज, बट वो फैक्ट इन इशू से इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो फॉर्म कर रहे हैं एक पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, तो वो क्या है? res gestae है। क्लियर। नाउ द रैशनल बिहाइंड दिस इज दैट स्पॉन्टेनिटी एंड इमीडिएटली ऑफ सच स्टेटमेंट दैट देयर इज हार्डली एनी टाइम फॉर कॉन्कोटेशन। ठीक है, आप उसको कॉन्कोइट नहीं कर सकते, आप उसको बदल नहीं सकते, आप उसको फैब्रिकेट नहीं कर सकते। स्पॉन्टेनिटी है उस चीज में, इमीडिएटली आपने वो स्टेटमेंट बनाया है, तो यहां पे कोई चांस नहीं है कि आप उस स्टेटमेंट को फैब्रिकेट करोगे या उसको फॉल्स स्टेटमेंट बनाओगे। क्लियर। res gestae इंक्लूड्स फैक्ट्स व्हिच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। और res gestae क्या इंक्लूड करता है? वो सारे स्टेटमेंट जो फॉर्म कर रहे हैं पार्ट आपके सेम ट्रांजैक्शन के। So it is pertinent to examine that what is a transaction? ट्रांजैक्शन क्या है? When does it starts and when does it ends? भाई ये तो देखोगे आप कि वो ट्रांजैक्शन कब स्टार्ट हुआ और कब एंड हुआ, to be considered as same transaction. If any facts fail to link itself with the main transaction, it fails to be res gestae and hence it is inadmissible। जहां पे आपका ये लिंक टूट जाता है, जहां पे ये लिंक में ब्रेकेज आ जाती है, तो फिर आप ये नहीं कहते हो कि भाई ये पार्ट है आपके सेम ट्रांजैक्शन का। क्लियर। नाउ इन द प्रेजेंट केस द मेड एंड चिल्ड्रन वर द मटीरियल विटनेस ऑफ द फैक्ट। भाई जो आपके बच्चा था और वो जो मेड थी जो घर में काम कर रही थी, वो यहाँ पे मटीरियल विटनेसेस थे
ऑफ द फैक्ट दैट द डिजीज वॉज क्राइंग एंड शाउटिंग बचाओ बचाओ फ्रॉम इनसाइड द रूम, ठीक है, उसकी आवाज आ रही थी कमरे से कि वो वाइफ जो है उसकी जो डिजीज पर्सन है वो आपका चिल्ला रही है बचाओ बचाओ. नाउ फर्दर द एपेलेंट एंड जे वर सीन बाय ब्रिंगिंग अ गनी बैग विद द हेल्प ऑफ आर एंड कीपिंग इन द लगेज बूट ऑफ द कार विच हैज बीन ब्रॉट देयर बाय आर. अब यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि वो गनी बैग में उसकी बॉडी भर रहे हैं और ले जा रहे हैं उसको लगेज बूट में डाल रहे हैं. ये भी उन्होंने देखा अपनी आंखों से. दे वर द आई विटनेस ऑफ द एंटायर इंसिडेंट विच डज नॉट इन द प्रोसेस ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, विच वॉज डन इन द प्रोसेस ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, जो आपका किया गया सेम ट्रांजेक्शन के प्रोसेस में. भाई सब कुछ उनके सामने हुआ. उन्होंने देखा कि उनके बच्चों ने देखा कि उनके पापा, उनकी दादी, उनके बाबा जो हैं उनकी मम्मी को ड्रैग करके एक कमरे में ले जा रहे हैं, वहां केरोसिन ऑयल डाल के उसको जला दिया. उनकी मदर जो है वो चिल्ला रही थी, बच्चों की मदर जो है वो चिल्ला रही थी हेल्प हेल्प, ये सारी चीजें देखी. और उन्होंने ये भी देखा कि जो आर है, जो ड्राइवर था, वो गाड़ी लेकर आया, वो गनी बैग लेकर आया, उसमें बॉडी भरी, फिर लगेज बूट में गाड़ी के रखा और फिर वो ले गए. तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें फॉर्म कर रही है पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन. क्लियर. नाउ therefore the court held that the testimony of the maid and the children were relevant under section 6. और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो आपका स्टेटमेंट है उसका मेड का और आपके बच्चों का, ये रेलेवेंट है क्योंकि ये फॉर्म कर रहा है आपका पार्ट ऑफ सेम transaction under section 6, and hence the prosecution failed to prove on the basis of circumstantial evidences that the appellant was guilty of the offense of murder. और appellant आपका जो है फेल हो गया है प्रूव करने के लिए कि वो गिल्टी है मर्डर के लिए, ऑफ मर्डर के लिए. क्लियर. नाउ मोर ओवर द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो फाइंड दैट द एपेलेंट डिड नॉट कमिटेड द मर्डर एज अलेज्ड बाय द प्रोसिक्यूशन. ठीक है, एपेलेंट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एपेलेंट डिड नॉट कमिटेड द मर्डर एज अलेज्ड बाय द प्रोसिक्यूशन. प्रोसिक्यूशन कहता है कि भाई एपेलेंट ने आपकी मर्डर किया है, बट वो जो है फेल हो गया प्रूफ करने के लिए. उन्होंने कहा कि एपेलेंट ने जो है मर्डर नहीं किया है. क्लियर. The evidences produced by the prosecution as did not disclose anything about the commission of murder by the appellant. भाई जो उन्होंने evidences रखे प्रोसिक्यूशन ने, उससे कहीं ये नहीं पता चला कि आपके appellant ने जो है मर्डर किया है. राइट. देखो हमारे यहाँ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में क्या होता है कि आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होता है किसी पर्सन का गिल्ट. तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन फेल हो गया प्रूफ करने के लिए कि appellant ने ही मर्डर किया है. राइट. नाउ therefore the honorable supreme court sustained the conviction of the accused under section 201 of IPC. उसको किया IPC के 201 में कन्विक्शन दिया गया on 2 grounds. क्या 2 grounds पे कन्विक्शन दिया गया? that the appellant admitted that he removed some blood which was said to have been disintegrated so much that its origin could not be determined. यहाँ पे दो बेसिक ग्राउंड थे. वो बेसिक ग्राउंड क्या थे जिसपे कन्विक्शन किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अंडर सेक्शन 201 में? दैट वाज कि उसने जो है ब्लड के जो स्ट्रेन्स थे वो हटाए थे. क्लियर. और उसने जो है आपके एविडेंसेस को डिसअपेयर किया था पूरी तरीके से. इन 2 ग्राउंड्स पे आपके जो है कन्विक्शन किया 201 में सुप्रीम कोर्ट ने. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो है वो फेल हो गई है प्रूफ करने के लिए कि भाई मर्डर के लिए उसने प्रोसिक्यूशन ने कोई प्रॉपर एविडेंसेस नहीं दिए, तो इसलिए वहां पे उसको मर्डर के लिए एपेलेंट को हेल्ड नहीं कराया. द एपेलेंट हिमसेल्फ admit that with J and R try to disappear the evidences for the commission of crime. और यहाँ पे उसकी हेल्प से उसने यहाँ पे एडमिट कर ली ये बात एपेलेंट ने कि उसने J और R की हेल्प से डिसअपेयर कर दिए थे सारे evidences. Clear. Now in the present case the prosecution examined 5 witnesses to prove the guilt of the appellant to commit murder of the disease. यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने फर्दर क्या किया, 5 विटनेसेस को लेकर आए कोर्ट में ये प्रूफ करने के लिए कि एपेलेंट ने ही मर्डर किया है. द प्रोसिक्यूशन एग्जामिन्ड PW2 and PW3 who stated that they saw the smoke coming out from the house at the time of the alleged incident. यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने देखा धुआं निकलते हुए घर से, कि धुआं निकल रहा है जब वो उसको जलाया गया उस कमरे में, तो जो भी धुआं वगैरह स्मोक निकलते आया वहां से, वो सब यहाँ पे PW2 और PW3 ने ये बात कही. प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 और प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 ने ये बात कोर्ट में कही. As the appellant alleged that the death of the disease was caused by accidentally by fire from the stove, which was brushed away by the doctor who examined the dead body of the disease. अब जहाँ पे क्या हुआ, एपेलेंट ने क्या अलर्ज किया, क्योंकि वो तो कह रहा था वहाँ पे FIR में लिखवा कर आया था कि उसने केरोसिन की स्टोव से जो है उसकी आग लग गई और वो उसकी डेथ हो गई. क्लियर. वो चीज आपकी जो है वो डॉक्टर ने जब एग्जामिन की बॉडी तो कहा कि नहीं ऐसा नहीं था. डॉक्टर स्टेटेड दैट नॉर्मली डेथ वुड नॉट टेक प्लेस इमीडिएटली एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंटल बर्निंग. एकदम से जलने पे एकदम से डेथ नहीं हो जाती है of the kind alleged by the appellant, and that
there would be evidence of rolling on the ground or other acts of the disease in attempt to save herself in such an event. अब यहाँ पे बहुत क्लियरली डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एक्सीडेंटली बर्निंग से डेथ हो रही है तो इमीडिएटली डेथ नहीं होती है. इट वॉज ऑल्सो सीन दैट नो वन फ्रॉम द फैमिली ऑफ द डिजीज वॉज प्रेजेंट इन दी फ्यूनरल. भाई फ्यूनरल का जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें उसके कोई फैमिली मेंबर भी जो है प्रेजेंट नहीं थे. एज द एपेलेंट डिड नॉट इन्फॉर्म एनीवन इन द फैमिली ऑफ द डिजीज. और डिजीज के घर वालों पे किसी ने बताया ही नहीं, जो वाइफ थी उसके मायके में किसी ने किसी को कुछ बताया ही नहीं कि भाई वो मर गई है, ऐसा कोई भी ना तो कोई फ्यूनरल प्रोसेस उसका हुआ पूरा. Clear. However, the appellant also admitted that he removed some blood which was said to be disintegrated so much that its origin could not be determined and was shown to have been scrapped from the boot द कार एज वेल एज फ्रॉम इनसाइड दी कार. उसको यहाँ पे तो वैसे भी उसने अपने ने एडमिट कर लिया था कि उसने जो है सारे एविडेंसेस आपके डिसअपियर कर दिए हैं. क्लियर. फर्दर द एपेलेंट हिमसेल्फ एडमिट दैट विद जे एंड आर ही ट्राई टू डिसअपियर द एविडेंसेस फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम. और यहाँ पे वो एडमिट कर चुका था कि उसने जो है सारे तरीके के एविडेंसेस, जितने भी एविडेंसेस थे उसको पूरी तरीके से गायब कर दिया था. क्लियर. Hence, in the light of all the evidences on record and on the admission by the appellant, he found guilty under section 201 of the IPC. Hence, the Supreme Court sustained the conviction of the appellant for section 201 of IPC and not for the offense of murder. Now यहाँ पे देखो आप अगर आपको कहानी सुनने में लग रहा होगा तो यार उसके हस्बैंड नहीं मारा है उसको, फैक्ट्स को देख के तो यही लग रहा है. बट देन अगेन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी अदालत में आपको जो है सबूत देने होते हैं. किसी को गिल्ट प्रूफ करना है किसी पर्सन का तो आपको सबूत देने होंगे, प्रॉपर एविडेंसेस देने होंगे. और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि आपको प्रॉपर एविडेंसेस देने हैं ताकि आप उस पर्सन का गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ कर सको बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. तो यहाँ पे ये मर्डर के रिस्पेक्ट में प्रॉपर एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन ने नहीं दिए, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 201 में आईपीसी के इस अपीलेंट को जो है कन्विक्शन दी गई. क्लियर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन कि हमने जो है डिस्कस किया ये पूरा केस. और इस केस में हमने देखा कि सेक्शन 6 कैसे अपनी इंपॉर्टेंस करता है. यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कि आपकी मेड और चिल्ड्रन वहाँ उस टाइम पे थे, उस इंसिडेंट के टाइम पे वहाँ पे थे, तो वो आपके मटेरियल विटनेस थे और वो उनका जो भी स्टेटमेंट है वो फॉर्म कर रहा है पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, क्योंकि वो पूरे इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं. उन्होंने देखा कि उसको ड्रैग करके कमरे में बंद किया, उनकी मदर को, बच्चे की मदर को. उन्होंने देखा कि धुआं निकल रहा था, उन्होंने देखा कि मम्मी जो है उनकी हेल्प के लिए चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ. एट द सेम टाइम उन्होंने देखा कि आर जो ड्राइवर था वो गनी बैग लेकर आया, उसमें उन्होंने रखा और ले जाते हुए भी देखा उस गनी बैग को. और उन्होंने देखा कि लगेज बूट कार बूट में जो है उसको रख रहे हैं. तो ये सारी चीजें हो रही हैं सेम ट्रांजैक्शन. तो इसमें यहाँ पे इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फॉर्म कर रहा है पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन और ये रेलिवेंट है आपका सेक्शन 6 में. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द केस वेल एंड फॉर मोर लीगल अपडेट्स स्टे ट्यून. थैंक यू.